जुड़ चुके हैं अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं स्मिता मिश्रा भी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों लोगों का बहुत स्वागत है। शुरुआत मनीष आप ही से हम कर लेते हैं। राजनाथ सिंह की इस नई टीम को कैसे आंके? देखिए, राजनाथ सिंह की नई टीम का जो ऐलान होने की हम देरी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर वो टीम कैसी होगी, उसकी लगभग रूपरेखा और खाका इसी इंडिया न्यूज ने लगभग 20 दिन पहले ही बताया था कि आखिर राजनाथ किस किस को गले लगा सकते हैं। इन्हें मुकाबला करना है राहुल गांधी, कांग्रेस के उस युवा उपाध्यक्ष से जिसको लेकर उसकी छाप बीजेपी की नई जो संसदीय बोर्ड बनने वाला है उसमें साफ दिखाई देगी। और नरेंद्र मोदी का नमो नमो ये शुरुआत से, जिस दिन से राजनाथ ने अध्यक्ष पद की कमान संभाली है उसी दिन से ये साफ दिखाई दे रहा था। तो मुझे हैरानी नहीं है कि नरेंद्र मोदी इस बोर्ड में शामिल हो। स्मिता, क्या ये जोरदार दस्तक है दिल्ली के लिए मोदी की? देखिए, नरेंद्र मोदी की राजनीति, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व जो है वो अब एक प्रदेश से लेकर केंद्र की ओर शिफ्ट हो रहा है। इसकी अनौपचारिक या पॉपुलैरिटी के आधार पर जो मूवमेंट है वो मेरा ख्याल है कुछ महीनों पहले हो चुका है और इसकी एक इंडिकेशन इसका जो संदेश था वो इस साल ही नहीं बल्कि इससे पिछले साल मुंबई में जब बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उस समय नरेंद्र मोदी ने पार्टी के अहम फैसलों में जिस तरह की भूमिका निभाई उसी समय हो चुका था। लेकिन हाँ, राजनाथ सिंह की टीम में जब अभी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन होगा, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है ये राजनीतिक मामलों पे जो फैसला लेने वाली पार्टी की सर्वोच्च इकाई होती है। इसमें नरेंद्र मोदी का शामिल हो जाना, मैं समझती हूँ कि उनके केंद्र में जो उनका शिफ्ट हुआ है इसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा। अभी तक जो था ये एक लोकप्रियता के आधार पर कार्यकर्ताओं का स्वागत और गले लगाना, फूल मालाएं पहनाना, स्वागत करना, यहाँ तक सीमित था। वो अपने विचार रखते थे, पार्टी उस पर रिस्पॉन्ड करती थी। अब तो उनकी दखलंदाजी और ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में टिकट किसे दिया जाए ये भी बोर्ड ही तय करेगा। अब मैं इसलिए कह रही हूं, पार्टी संविधान के आधार पर उस लिहाज से ये पहला मौका होगा जब औपचारिक तौर पर अब वो पूरी तरह केंद्र के फैसलों में शरीक होंगे। अवधेश जी, क्या ये नरेंद्र मोदी के बढ़ते कद का नतीजा है कि अब उन्हें संसदीय बोर्ड में एक बार फिर से उन्हीं राजनाथ सिंह की ओर से शामिल किया जा रहा है जिन्होंने 6 साल पहले बाहर का रास्ता दिखाया था? नहीं, ये कहना कि राजनाथ सिंह ने बाहर का रास्ता दिखा दिया ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ इस समय देखिए नरेंद्र मोदी लंबे समय से जद्दोजहद करते रहे हैं केंद्रीय टीम में शामिल होने के लिए। उनके जो मित्र हैं वो बताते हैं कि नरेंद्र मोदी केंद्रीय नेतृत्व से हमेशा इस बात पर हार खाए रहते थे कि मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। तो जाहिर है, जो जैसे स्मिता जी ने कहा कि मई 2012 से जो मुंबई से उन्होंने एक आक्रामकता दिखाई थी कि बाहर नेतृत्व मंडली के बाहर रहते हुए भी मैं निर्णय पर हावी हो सकता हूं, इसका एक प्रदर्शन उन्होंने किया था क्योंकि उनको लग गया था कि इसके अलावा अब शालीनता के रास्ते से मेरे प्रवेश का कोई चारा नहीं है। अवधेश जी, बाहर रहते हुए संजय जोशी को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तो उस समय नहीं, उस रास्ते बाहर केवल किया नहीं, ये भी धमकी थी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो हमारे कार्यकारिणी में गुजरात के सदस्य वो सब पार्टी से वहां से वापस आ जाएंगे। वो एक ऐसी धमकी से दूर रहने और वो ऐसी धमकी थी जो भारतीय जनता पार्टी को इसके पहले कभी मिली नहीं थी। तो जाहिर है वो, मैं ये मानता हूं कि उनका भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष निर्णायक इकाई में शामिल होना अगर ऐसा होता है जिसकी पूरी संभावना है तो उस जद्दोजहद का एक अंत होगा। लेकिन इसको दूसरे रूप में भी हमको देखना पड़ेगा। जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि वरुण गांधी और अमित शाह इन दोनों के भी केंद्रीय नेतृत्व में शामिल होने की संभावना है और जो कुछ संकेत हमको भी मिल रहा है, अभी स्मिता जी ने भी बताया कि नहीं वो निश्चित संभावना दिख रही है। तो इसका मतलब यह है कि पिछले 12-13 सालों से विचारधारा के मुद्दे पर जो सकुचाई हुई, कुमलाई हुई, हिचकिचाहट भरी भारतीय जनता पार्टी थी, उसमें एक प्रखर हिंदुत्व का एक छौंक देने की कोशिश ये होगी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और वरुण गांधी, जानते ही है वरुण गांधी के भाषण के बाद जो उन पर मामले हुए थे वो इस समय उत्तर प्रदेश में प्रखर हिंदुत्व के चेहरे हैं। उमा भारती का तो अब वो तेवर नहीं रहा है। उमा जी के साथ तो हम लोगों का पुराना रिश्ता उस रूप में उनको किया गया है। अब जरा संतुलित होकर वो बयान देती है, लेकिन ये 3 नाम जो है वो प्रमुख होंगे। लेकिन जैसा हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी को इतने साल जानते हैं, राजनाथ सिंह के अलावा विकल्प नहीं है इसके अलावा इस समय।
देखिए राजनाथ सिंह जिस प्रकार से अभी एक मूल भाव के तहत अध्यक्ष बने हैं, आपको पता ही है कि गडकरी हटने के लिए तैयार नहीं थे, आडवाणी जी चाहते थे कि ये हटे, आडवाणी जी राजनाथ सिंह जी को भी नहीं चाहते थे। उसमें राजनाथ सिंह ने जो सारा काम किया है उसमें नरेंद्र मोदी की भी अंत में भूमिका हुई थी, तो वो उसका एक रिटर्न दे रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी की टीम बनाएंगे, वो चाह के भी जो लोग 20 साल 22 साल से पार्टी पर जमे हुए हैं, उनको बाएं दाएं करने की उनकी क्षमता और उनके उसका साहस भी उनके अंदर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। 55 साल से ज्यादा लोगों को महासचिव की कमान नहीं दी जाएगी, ये लगभग तय हो चुका है। युवाओं को तरजीह दी जा रही है। हालांकि राजनीति में युवाओं की परिभाषा क्या हो, इस पर भी समय समय पर बहस होती रही है। लेकिन अजय जी, क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी की एक नई शुरुआत होने जा रही है नरेंद्र मोदी के संसदीय बोर्ड में इस तरह से एंट्री लेने के बाद? देखिए, अगर मैं आपकी बात मानूं कि राष्ट्रीय राजनीति में क्या ये बीजेपी की नई शुरुआत है, और अवस्थी जी की बात को मैं अगर वहां से उठाऊं कि क्या ये राहुल गांधी से टक्कर लेने के लिए ये टीम पर्याप्त है, और इधर अवधेश जी और स्मिता जी की बात मैं अगर करूं कि आपने अगर मान ही लिया कि मोदी ही अब भाजपा का चेहरा है, तो ये फिर धर्म संकट और ये असमंजस क्यों? ये चोरी के रास्ते पीछे से पार्लियामेंट्री बोर्ड में क्यों? तुम कब तक चलोगे किनारे किनारे? तुम कब तक चलोगे किनारे किनारे? तुम मौजों से उलझो, दरिया में कूदो। तो अगर ये तय है कि तुम प्रखर हिंदूवाद की तरफ जा रहे हो, भाजपा मोदी के मोदित्व मुद्दे के पर हाईजेक हो गई है, जिसकी शुरुआत बंबई में हुई थी, तो सामने आओ ना और कहो कि हाँ मोदी हमारे नेता हैं और अगला चुनाव 2014 मोदी के नेतृत्व में लड़ा तूफान से जूझो। आपके कहने का मतलब ये है क्या अजय जी? ये मेरा कहने का मतलब यही है कि डर और असमंजस भाजपा को छोड़ना होगा, स्पष्ट राजनीति का मार्ग तय करना होगा। मोदी को लेके चलेंगे या नहीं लेके चलेंगे? मोदी को लेके चलेंगे तो उसके परिणाम जो भी होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होंगे, नीतीश साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, आप तैयार होइए। ये असमंजस और ये धर्म संकट की राजनीति नहीं चलेगी। मनीष, ये वास्तव में अगर देखा जाए तो आपने 6 साल लिया है मोदी को केंद्र में रोल देने में। जो सवाल आपने खड़ा किया उसका जवाब हम ले लेते हैं अजय जी। मनीष, धर्म संकट क्यों है बीजेपी? देखिए, तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर कह रहे हैं, इससे मैं भी कोई बहुत ज्यादा मेरी राय अलग इसलिए नहीं है, लेकिन मोदी एक ऐसा चेहरा है जिसको लेकर जो एक प्रोजेक्शन और जो ब्रांडिंग हुई है मोदी की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो उस 6 करोड़ के प्रदेश से बाहर निकलकर वो बात करता है 125 करोड़ भारतीयों की, कि एक कदम भारतीय आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़े। तो अब वो जो बात कर रहे हैं वो राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं, और बीजेपी में भी कोई एक ऐसा चेहरा जिसको लेकर बीजेपी अपरोक्ष रूप से सामने, जो कि आप बात कर रहे हैं चोरी के दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से जो मोदी को लाया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है अजय जी कि चोरी का दरवाजा नहीं, यही एक औपचारिक मेरे ख्याल से मंच है जिस पर मोदी की लॉन्चिंग हो सकती है। मोदी की लॉन्चिंग के बाद एक लॉन्चिंग पैड के तहत मुझे ऐसा लगता है कि मोदी का एयरक्राफ्ट टैक्सिंग करते हुए एयरबोर्न करेगा। बिल्कुल, और इसमें इस बात को क्यों नहीं माना जाए कि 2014 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अभी से मोदी की एंट्री कराई जा रही है, और आगे तय वक्त के हिसाब से जो उपयुक्त समय होगा उसमें इस बात की घोषणा कर दी जाए। नहीं, बिल्कुल वो उपयुक्त समय क्या है? पहली बात, 2014 आपके सामने है, दिल्ली 5 प्रदेशों का चुनाव आपके सामने है। क्या मैसेज जाएगा सेमीफाइनल में? वो 2000। अजय जी, मुझे मैं थोड़ा सा इसमें एक अमेंडमेंट चाहूंगा, संशोधन। हम ऐसा लगता है कि जो हालात देश में राजनीति के बन रहे हैं उसमें 2014 का जिक्र ही ना करें। हम बात करें आगामी लोकसभा चुनाव, कोई नवंबर की बात करता है, कोई सितंबर की, कोई अक्टूबर की, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अगले लोकसभा चुनाव, बात 2014 एक सिंबल है, हम अगले लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन यह तय है कि उससे पहले 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, जहां 3 राज्यों में भाजपा ही सत्ता में है। अगर आप अभी 1.25 करोड़ की बात कर रहे थे कि मोदी ने एक मॉडल दिया है, अरे 1.25 करोड़ की जनता को तो बाद में कन्विंस कीजिए अपनी 1.25 करोड़ की जनता को तो आप बाद में कन्विंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो चुनाव परिणाम तय करेंगे, लेकिन फिलहाल आप अपनी पार्टी को कन्विंस नहीं कर पाए हैं। अगर अस्पष्टता है तो सीधे तौर पे भाजपा ये कह सकती है। अस्पष्टता होती नहीं। अभी स्मिता जी कुछ नहीं, मैं ये कह रही थी कि जो असमंजस की बात अभी चर्चा में आई थी कि मोदी के नेतृत्व को लेकर असमंजस है, असमंजस था, इस वक्त भी कुछ हद तक असमंजस है, लेकिन मैं ये साफ कर दूं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में मोदी को शामिल करना ये अब लगभग निश्चित हो चुका है। आज शाम या कल दिन में जब टीम अनाउंस होगी 6 बजे तक, तो मैं ये बता दूं कि नरेंद्र मोदी का नाम केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में होगा, इसकी लगभग पूरी जानकारी है। इससे आगे मैं ये कहना चाहूंगी कि असमंजस दरअसल अब खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। असमंजस साल भर से था, मोदी की भूमिका को लेकर कितना उनको तवज्जो दी जाए, केंद्रीय फैसलों में न दी जाए,
लेकिन सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में जब एक बार नरेंद्र मोदी आएंगे, उसमें बैठेंगे, ध्यान रहे कि उसमें कोई और मुख्यमंत्री नहीं होगा। बिल्कुल। एक शिवराज सिंह चौहान को लाकर एक बैलेंसिंग एक्ट जो कहते हैं, चीजों को संतुलित करने की कोशिश हुई थी, लेकिन वो मुमकिन नहीं है क्योंकि केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की वैकेंसी तय है और उसमें इस वक्त एक ही जगह ही नहीं है, सिर्फ एक ही जगह है, एक ही रिक्तता है बालाप्टे जी वाली, और इसलिए नरेंद्र मोदी। अब पार्टी, मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगी कि जब राजनाथ सिंह ने पिछले दिनों एक सवाल के जवाब में ये कहा कि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैंने गलती की, और राजनाथ सिंह कुशल राजनेता है, उनका दोबारा अध्यक्ष बन जाना इन हालात में ही ये साबित करता है कि वो एक कितने बैकरूम ऑपरेटर नेता हैं। जो बात मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि राजनाथ सिंह ने अध्यक्ष बनने के बाद उनकी टीम को लेकर एक सवाल किया गया था, तो उन्होंने जवाब दिया था कि नरेंद्र मोदी पिछले उनके कार्यकाल में अगर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में बने रहते तो अच्छा होता। यानी वो ये तो नहीं कह रहे कि मैंने गलती की, मगर वो ये मान रहे हैं कि हाँ, नरेंद्र मोदी को रखना चाहिए था। तो उसी दिन ये लगभग साफ हो गया था कि ये असंभव होगा और मोदी का पार्लियामेंट्री बोर्ड में आना तय है। बिल्कुल आना तय है, लेकिन अवधेश जी, ये क्यों नहीं माना जाए कि दरअसल ये बीजेपी की मजबूरी है, नरेंद्र मोदी जरूरी है? हालात अगर मौजूदा देखें तो आप बताइए कौन सा ऐसा चेहरा है जो लोकप्रियता के मामले में नरेंद्र मोदी को टक्कर दे? यही वजह है कि अब राजनाथ सिंह ही नरेंद्र मोदी की नमो नमो गाथा गाते हुए नजर आ रहे हैं, और बाकी के बीजेपी के दूसरे नेताओं से भी आप बातचीत कीजिए, सभी का यही कहना है कि नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा लोकप्रिय हो चुके हैं देश में और उनके कद का नेता शायद ही मिलना मुश्किल है। देखिए चित्रा, आप भारतीय राजनीति को ऐसा समझ रही हैं कि नेता जो कुछ बोलते हैं उनके अंदर भी शायद वही होता है, और जो सोचते हैं शायद वही बोलते हैं। लेकिन जो ऐसा बोलते हैं डिस्कशन तो उसी पे होता है ना सर। ये तो कई बार जो है जब किसी की बलि चढ़ानी होती है तो उसको बढ़िया से भोजन कराओ, उसको स्नान कराओ, उसको महत्व दो और फिर बलि चढ़ा दो। तो राजनाथ सिंह ने उनका स्वागत जो किया था वो तो वहां उपस्थित जो बाकी लोग थे उनकी शांति के लिए था। और ये भी मैं ये मान रहा हूं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर के अभी असमंजस ही नहीं, जो कि अंदर का द्वंद्व वो ज्यादा सघन है। तो मुलायम सिंह की आडवाणी की प्रशंसा और आडवाणी और लोकसभा में सुषमा स्वराज का मुलायम सिंह के साथ खड़ा हो, तो ये दुर्भी संधि का हिस्सा है कि किसी प्रकार से नरेंद्र मोदी को रोका जाए। न तो आडवाणी जी न सुषमा स्वराज, कम से कम दो ऐसी शक्ति हैं जो चाहते ही नहीं है। राजनाथ सिंह इसका श्रेय अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हैं। जो लोग भाजपा कवर करते हैं शायद ये भी जानते हो कि राजनाथ सिंह के लोग तो हम लोगों को भी बताते रहते हैं कि भाई राजनाथ जी के अलावा भविष्य में पार्टी का नेता बचेगा कौन जी, तो वो भी एक जो हिस्सेदार है। मुझे ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को यहाँ लाने के बाद उस फैसले में सहमति होगी जो भी होगा, ताकि इनके विद्रोह की गुंजाइश आगे न रहे। क्योंकि नरेंद्र मोदी इस समय एक ऐसा नाम है जिसका जलवा जो है सबके सिर पर देश भर में इस समय जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और संघ परिवार परिभाषा करते हुए नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी अलग तरीके से। संघ परिवार के जो दूसरे घटक हैं वो उनके अंदर उनका जलवा है, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए कि उनका प्रोजेक्शन केंद्रीय नेतृत्व ने कभी नहीं किया है। ये उनकी स्वयं की, उनके सहयोगी की रणनीति थी और उसके आधार पर देश भर में उनका प्रोजेक्शन हो रहा है। उसमें पार्टी के केंद्रीय एक छोटा सा सवाल, क्या आप इत्तेफाक रखती हैं इनकी बातों से? नहीं, इस बात से कि इस समय पार्टी में नरेंद्र मोदी को लेकर असमंजस कायम है, नहीं द्वंद्व देखा जा रहा है। और उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया कि दरअसल पहले भूमिका बनानी पड़ती है अगर किसी की बलि देनी हो तो। इस तरह की बात है। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को दरअसल साइडलाइन करने की कवायद भी है? मैं यहाँ तक इस बात से इत्तेफाक जरूर रखती हूँ कि नरेंद्र मोदी जो लगातार कंसिस्टेंटली केंद्र की ओर उनकी भूमिका बढ़ती जा रही है, इसमें आप तमाम उनकी बैठकें, बीजेपी की काउंसिल मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद एक पत्रिका के कार्यक्रम में उन्होंने किस तरह की बातें रखी और पार्टी के अंदर फोरम में वो कैसे बोलते रहे, सभी मुख्यमंत्रियों की ओर से आवाज बनना, बहुत सी इसमें एक लंबी चर्चा इस पे की जा सकती है कि कैसे लगातार जो है नरेंद्र मोदी एक मुख्यमंत्री से कहीं ज्यादा के राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरकर वो सामने आ चुके हैं। देखो, बात मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है कि इस समय बीजेपी तय है कि बीजेपी के तमाम केंद्रीय नेता जो हैं वो इस बात से कंफर्टेबल नहीं है, सहज नहीं है, खुश नहीं है, आशंकित है, परेशान है कि अब नरेंद्र मोदी को रोका नहीं जा सकता। लेकिन वो इस बात को भी अब मानने लगे हैं अनौपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से भी कई स्टेज पर वो मानने लगे हैं कि अब शायद आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी को रोक पाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। और इसमें आरएसएस भी इस बात को लेकर रेकनसाइल, बिल्कुल, और हमने देखा भी है के नाम पर कई बार मंथन भी चला है। आरएसएस अभी स्मिता जी रिकनसाइल नहीं है, जो हमारी भी
हो रही है, आरएसएस अगर निश्चित कर लेगा फिर तो कोई समस्या बचेगी उसकी, क्योंकि ये सब लोग राजनाथ सिंह को आप जानते हैं कि राजनाथ सिंह हर निर्णय जो करते हैं भले उनका अपना ही हो तो यही बताते हैं कि भैया संघ की ऐसी मर्जी। नहीं, तो मैं यही बता रही हूँ कि जैसे एक मुख्यमंत्री को केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में क्या जगह दी जाए, इसको लेकर राजनाथ सिंह की जितनी चर्चाएं पार्टी नेतृत्व और आरएसएस से हुई, और क्या ये जो एक मुख्यमंत्रियों पर फैसला करने वाली बॉडी है नेतृत्व के मुद्दों पर, उसमें सब मुख्यमंत्री ना रहे, केवल एक मुख्यमंत्री रहे। ये राजनाथ सिंह जी की छोड़िए, किसी अध्यक्ष की आज के भारतीय जनता पार्टी में अब किसी की हैसियत रह गई है कि मोदी के इच्छा के बिल्कुल विपरीत काम करे। तो वहां तक तो सबकी सहमति है, कार्यकर्ताओं की मंशा। उसमें मैं आपको बताऊंगी, उसमें अजीबोगरीब वो बैकग्राउंड निकाले जा रहे हैं उनको ये जगह देने के लिए। ये बताया गया कि बाकी जितने मुख्यमंत्री हैं उनमें ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, नरेंद्र मोदी ही एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं। लेकिन शिवराज टक्कर दे रहे हैं स्मिता जी, शिवराज टक्कर दे रहे हैं। हाँ, वो बहस का एक नया एस्पेक्ट है कि किस तरह से शिवराज सिंह चौहान सोशल मीडिया से लेके, कामकाज से लेके, गवर्नेंस से लेकर तमाम मुद्दों पर उनको, लेकिन लोकप्रियता के मामले में नरेंद्र मोदी को क्या शिवराज टक्कर देंगे? इसका जवाब मनीष आपसे ये जो एक मुख्यमंत्री को पार्लियामेंट्री बोर्ड में लाना कहां तक पार्टी संविधान के हिसाब से और सवालों के हिसाब से ठीक बैठता है, इस पर जो है अब ये ग्राउंड भी दिया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जब केंद्र में महासचिव थे, मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तो वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में कुछ समय के लिए सदस्य थे। तो ये भी उनकी एक क्वालिफिकेशन है कि वो बाकी मुख्यमंत्रियों से इस लिहाज से सीनियर है। He has a claim to it। मैं सिर्फ अवधेश जी की बात को दूसरे शब्दों में रिपीट कर रही हूँ कि अब चाहे उनका दिल इसको माने, चाहे वो इससे सहज हो, कंफर्टेबल हो अथवा ना हो, चाहे वो कोई भी पर्दे के पीछे इसमें कोई भी तिकड़म करे, लेकिन इस समय बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में ये कम से कम लगता नहीं है कि मोदी की लगातार जो केंद्र में आने की स्टेज बाय स्टेज जो उनकी बढ़त है उसको रोक पाना इस समय मुश्किल है। और मनीष आपसे एक सवाल का जवाब ले लेती हूँ स्मिता। मनीष ये बताइए कि आरएसएस में नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कुछ चल रहा है, और सवाल बड़ा ये भी उठता है कि क्या वास्तव में लोकप्रियता के मामले में शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं? देखिए, दो चीज है। आपने संघ की बात की, चूंकि मैं नागपुर में रहा हूं और संघ को काफी नजदीक से, संघ के काफी नेताओं से प्रभाव नहीं, प्रभाव नहीं, मैं आपको अंदर खाने की बात बता रहा हूँ अवधेश जी, अंदर खाने की बात बता रहा हूँ कि नितिन गडकरी कल रात देर रात तक जिस संसदीय बोर्ड की चर्चा और जिक्र हम लोग कर रहे हैं, देर रात तक आपस में इनकी माथापच्ची हुई है, और सवेरे तड़के 4:30 बजे की फ्लाइट लेकर नागपुर वो सूची लेकर गए हैं। संकेत आप समझ सकते हैं किसके लिए सूची लेकर गए हैं। उसके बाद ही आज शाम को ऐलान होगा। और जहां तक बात की जाए नरेंद्र मोदी और संघ के बीच की, तो संघ के जो 5 बड़े नेता हैं, जिसे संघ का कोर ग्रुप कहा जाता है, वो मोदी के अहंकार, उनकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर हमेशा परेशान रहे, मोदी की सोच को लेकर नहीं। और स्मिता जी, अवधेश जी, अजय जी, आप लोग भी ये मानेंगे कि पिछले महीने 1.5 महीने में मोदी में जो एक लचीला रुख आप लोग देख रहे हैं, जो बात करने का अंदाज, जो उनकी शैली, चाल चलन, जो जिस तरीके से उनका चल रहा, इन सारी बातों को लेकर जो उनका अहंकार था, उस अहंकार से संघ आहत रहता था हमेशा। बात आपने शिवराज की, शिवराज के लिए सुखद खबर है कि जीडीपी के नए आंकड़े आए हैं, जिसमें शिवराज ने बिहार के नीतीश कुमार को पछाड़ा है। तो ऐसी स्थिति है कि विकास की बात हो रही है। अगली राजनीति अगर देश में होगी तो सब जानते हैं विकास की बात होगी, क्योंकि 60% लगभग 60% युवा मतदाता जुड़ेगा, जो कि वोटर नहीं पावर के रूप में देखा। अजय जी, आपका जवाब ले लेती हूँ। मनीष जो बातें कहीं, क्या आपको लगता है कि दरअसल नरेंद्र मोदी में पिछले 1.5 महीने में एक चेंजेस देखे जा रहे हैं और खुद को जाहिर तौर पर वो राष्ट्रीय राजनीति में ज्यादा सक्रिय करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, 2 बातें यहाँ पे बड़ी स्पष्ट तौर पे समझने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने को केंद्रीय नेतृत्व पे स्थापित किया है। केंद्रीय नेतृत्व की वो सुझाव नहीं है, जैसा अवधेश जी की बातों से भी स्पष्ट हुआ। उन्होंने दबाव डालकर जगह बनाई है। स्मिता जी कह रहे हैं, वो उदाहरण ढूंढे जा रहे हैं कि कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है। पहली बात यह है, तो नरेंद्र मोदी एक बहुत प्लान्ड वे में क्षेत्रीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने की मंशा रखते हैं, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। और जो इनपुट्स उनको मिल रहे हैं, जैसा अवस्थी जी कह रहे हैं, अहंकार, बॉडी लैंग्वेज, उसी तरह से कि क्या एक क्षेत्रीय दल का व्यक्ति राष्ट्रीय नेता हो सकता है? ये वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बहुत बाद में महासचिव रहे हैं ये पार्टी के, लेकिन महासचिव वाजपेयी जी बहुत बाद में प्रधानमंत्री बने, लेकिन जो उनका कद था, तो उस कद पे मोदी पहुंचने के लिए
लगातार कोशिश कर रहे हैं और कुंभ के दिन उनका वहां इलाहाबाद ना जाकर के यहाँ सेंट स्टीफेंस में भाषण देना या मैगजीन के जिस भाषण की चर्चा है और जो बदलाव है वो अच्छा है। लेकिन जैसा अभी अवस्थी जी कह रहे थे कि शिवराज सिंह जी, इसलिए ऐसा नहीं है कि भाजपा में और नेता लोकप्रिय नहीं है जो मोदी को टक्कर नहीं दे सके। एक से एक नाम है, भाजपा विचारों की पार्टी है, व्यक्तियों की पार्टी नहीं है। अगर हम इसी की बात करने लगे कि व्यक्ति आधारित पार्टी अगर भाजपा हो गई तो फिर ठीक है, मुलायम सिंह की भी पार्टी है, मायावती जी की भी पार्टी है और ममता की भी पार्टी है। तो भाजपा को आज यह भी तय करना पड़ेगा कि विचारों की पार्टी रहेगी या व्यक्ति की पार्टी बन करके खत्म हो जाएगी। दूसरा सवाल जो शिवराज सिंह जी की बात कर रहे थे और जिस डाटा की बात कर रहे थे, वहीं पे एक डाटा की चर्चा मैं करना चाहूंगा। पिछले सप्ताह 7 दिन में देश में स्वाइन फ्लू से 40 मौतें हुई हैं। अकेली 20 मौत गुजरात में हुई है। बिल्कुल, अकेली 20 मौत गुजरात में हुई है। गुजरात इस देश में नंबर 1 राज्य बना है जहां 150 लोग मरे हैं स्वाइन फ्लू से। 800 लोगों को स्वाइन फ्लू हुआ और 150 लोग मर गए। मध्य प्रदेश का भी रिकॉर्ड बहुत खराब है, पंजाब का रिकॉर्ड बहुत खराब है। तो हम जिस डेवलपमेंट मॉडल की बात कर रहे हैं और जिस डेवलपमेंट की बात, तो क्या भ्रामक तथ्य पेश किए जाते हैं राज्यों के? सर, हमारी चूंकि वक्त की बहुत कमी है, वाइंड अप करना पड़ेगा। एक छोटा छोटा रिएक्शन हम सबसे ले लेते हैं। स्मिता जी, शुरुआत आपसे कर लेती हूँ। राजनाथ सिंह की इस नई टीम को आप किस तरह से देखेंगी? 30 सेकंड में आपका जवाब। राजनाथ सिंह की नई टीम में सबसे बड़ी खबर यही होगी कि नरेंद्र मोदी अब संवैधानिक तौर पर और औपचारिक रूप से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का हिस्सा बन जाएंगे, जो कि अब तक एक अनौपचारिक डेवलपमेंट था। दूसरी, राजनाथ सिंह की टीम के बारे में केवल इतना बताना चाहूंगी कि इसमें बहुत ज्यादा आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिलेंगे। वही चेहरे जो अब तक आप देखते रहे हैं, उन्हीं के पद इधर से उधर कर दिए जाएंगे। कुल मिलाकर राजनाथ सिंह इस समय राजनीतिक रूप से इस स्थिति में हैं, लेकिन युवाओं को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। अध्यक्ष जी, क्या ये भी माना जाए युवाओं के साथ चलना है? हिंदुत्व के मुद्दे पर भी आगे बढ़ती हुई बीजेपी नजर आ रही है। नहीं, युवाओं को तरजीह नहीं, जो उनकी नजर में युवा है, ऐसा नहीं होता है। उनकी नजर में जो युवा है कि राजनाथ सिंह एक मोल भाव से बने हुए अध्यक्ष हैं, उनके सामने ऐसा कोई विकल्प नहीं वैसे ही बनाने वाले कि अपने स्वयं और टीम का चयन कर सके। और भारतीय जनता पार्टी में जो लोग इस समय नेता बने हुए अजय जी करें, व्यक्तिवादी पार्टी तो बहुत पहले हो चुकी है, विचार से परे होके, वो यहाँ बहस का विषय नहीं है। ये जो टीम होगी, ये जो टीम होगी ना, उसका कोई माने ये जो टीम होगी वो खिचड़ी जैसी होगी, जिसका कोई निश्चित निष्कर्ष आप नहीं निकाल सकते उसका। मनीष, एक क्लोजिंग कमेंट। राजनाथ की ये जो टीम होगी, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति के दलदल में कमल खिलाकर क्या राजनाथ राजपाट चला पाएंगे, इसी पर सबकी नजर। चलिए, देखना यही होगा कि क्या नई टीम के जरिए कमल खिला पाते हैं 2014 के इलेक्शन में, या फिर मनीष के शब्दों में कहें आगामी लोकसभा चुनावों में। फिलहाल के लिए आप चारों का बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए। और इंडिया न्यूज पर बड़ी बहस इस बारे में लगातार चलती रहेगी। नरेंद्र मोदी का कद भी बढ़ता हुआ चला जा रहा है। राजनाथ सिंह की नई टीम का ऐलान जैसे ही होगा, सबसे पहले ये खबर आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। ये है ITV नेटवर्क और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, देश की धड़कन। कुपोषण के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है, ताकि हमारे देश का भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य